हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानव श्वसन तंत्र ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। आइए इसमें देखते हैं कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, उसका पाथ क्या है, वो कैसे काम करता है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ ये है कि रिस्पायरेशन होता क्यों है। इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? भोजन से आएगी। भोजन कैसे आएगी? वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण कहा जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ ऊर्जा निकलती है। अब बॉडी को कौन सी ऊर्जा चाहिए? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी कैसे बनेगी, इसके बारे में पूरा श्वसन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कैसे। जो पथ होगा किसका, ऑक्सीजन का, कैसे जाएगा अंदर। पहली चीज, एटमॉस्फेयर में गैस है। यहाँ क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। ये सब जाएगा। कितना कितना जाएगा? ये 78%, ये 20%, ये 0.02%। एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगा? नाजल में, नाक में, नाजल कैविटी में, नसिका द्वार, नाजल कैविटी, नसिका द्वार। उसके बाद फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया से जाएगा ब्रॉन्ची में, ब्रॉन्ची में जाएगा। यहाँ से ब्रॉन्चियोल में जाएगा। यहाँ से फिर एल्वेओली में जाएगा। एल्वेओली क्या होता है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का यूनिट होता है। मानव श्वसन तंत्र की इकाई जो होती है वो एल्वेओली होती है। सारा काम यही होता है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, विसरण, ये सब यही होता है। ये पूरा ऑक्सीजन का पथ है। ये ऑक्सीजन जाएगा कैसे कैसे। एल्वेओली के बाद जब यहाँ विसरण होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, तब क्या होगा? यहाँ मान लीजिए एल्वेओली है, बीच में यहाँ विसरण हो रहा है, यहाँ बीच में ब्लड कैपिलरीज है, इसमें ब्लड है। ऑक्सीजन का इसमें आना और CO2 का इसमें जाना, यहाँ यही होता है। एल्वेओली से कहाँ जाएगा? एल्वेओली से जाएगा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में, फुसफुसीय सिरा जिसे कहा जाता है, फुसफुसीय सिरा। सभी वेन में, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अकेला पल्मोनरी वेन, अकेला सिरा ऐसा है, अकेला वेन ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा?
ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, यहाँ से सेल में जाएगा, कोशिका में, यहाँ ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी। ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी तो कोशिका में CO2 भी निकलेगा, ऑक्सीडेशन के वजह, रिस्पायरेशन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद CO2 का निर्माण होगा, उसको भी वापस जाना चाहिए। जिस माध्यम से O2 आया है, जिस तरफ से, उसी तरफ से CO2 जाएगा। कितना आदमी लेता है रेस्पायरेशन में, एक मनुष्य किस गैस को कितना लेता है, कितना निकालता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, CO2 0.032%, इतना लेता है इंस्पायरेशन में। अंतः श्वसन जब सांस लेता है, उच्छ्वास एक्सपायरेशन, तो कितना निकालेगा? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 15%, CO2 6 से 7%, इतना निकालता है। सांस लेने में और निकालने में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया में, अगर कोई गैस अपरिवर्तित रहती है तो वो होती है नाइट्रोजन। ये हमेशा अपरिवर्तित रहती है, जितना अंदर गई है उतना बाहर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। हाई एनर्जी चाहिए, जो कि बॉडी के पास नहीं है, तो बॉडी इसको तोड़ नहीं पाती है, इसलिए जैसे जाता है वैसे वापस आ जाता है। आइए लंग्स के बारे में देखते हैं। ये लेफ्ट है, बायां भाग, ये हो दायां भाग। दायां भाग बड़ा होता है बाएं भाग से। क्यों? क्योंकि हार्ट नाच यहाँ होना चाहिए, हार्ट भी संतुलित होना चाहिए यहाँ पे। हार्ट, इसके लिए जगह चाहिए। यही कारण है कि बायां वाला छोटा होता है। ये दो भाग में बटा होता है, बाइलोब्ड होता है, दो भागों में बटा होता है, द्विपालिका। इसे एक भाग सुपीरियर कहा जाता है, एक भाग इंफीरियर होता है। ये तीन भाग में बटा होता है क्योंकि बड़ा होता है। ये तीन भाग में होता है। ऊपर वाला भाग सुपीरियर होगा, एक भाग मिडिल होगा, एक भाग इंफीरियर होगा। इसकी बनावट कैसे होती है? ये पूरा भाग जो होगा फेफड़े का, ये कहाँ होगा?
किसी डिब्बे में, किसी आकृति में बंद होगा। जिसमें बंद होगा उसे थोरैकिक कैविटी कहा जाता है। थोरैकिक कैविटी कहा जाता है जिसमें ये बंद होगा। ये 3 लेयर का बना होता है। तीन लेयर का बना होता है। दो लेयर अंदर, ये बाहर। जो अंदर होगा जो लेयर अंदर की होती है उसे विसरल फ्लूरल कहा जाता है। विसरल फ्लूरल। जो बाहर होगा इसे क्या कहा जाएगा? इसे पेराइटल फ्लूरल कहा जाएगा। इसमें बीच में फ्लूइड भरा होता है जो लंग्स को, फेफड़े को संतुलित करता है, उसको फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है सांस लेने में, सांस छोड़ने में। एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का लेन देन, गैसों का लेन देन या विनिमय। इसका क्या मतलब है कि कहाँ लेन देन होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होगा? एक एल्वियोली में होगा और एक सेल में होगा। कैसे होगा? उससे पहले एक चीज ये जानते हैं कि हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर ज्यादा है तो उसकी डिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। डिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। मतलब ये कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होगा तो किस तरफ जाएगी? सेल की तरफ, ब्लड की तरफ। तो कैसे होगा? आइए देखते हैं। एल्वियोली में क्या होता है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर आया, वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ लगभग 100 mm होता है एल्वियोली में। ब्लड में CO2 का जो प्रेशर होता है, ब्लड में CO2 का जो प्रेशर होगा वो होगा लगभग 37 mm। ये मान लीजिए एल्वियोली है, ये कोई कैपिलरी है जो ब्लड लेके आ रही है। अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है किसका? CO2 का और O2 का, और CO2 का कम है, CO2 का ज़्यादा है। अब O2 इधर किधर जाएगी? ब्लड की तरफ जाएगी। और CO2 किधर जाएगी? एल्वियोली की तरफ जाएगी। अभी एल्वियोली सो के बाहर चली जाएगी और O2 जो है ब्लड के माध्यम से सेल के पास चला जाएगा, कोशिका के पास चला जाएगा। तो गैसों का विनिमय ऐसे होता है। दूसरा कहाँ होगा? दूसरा जो होगा वो सेल में होगा। सेल में क्या हो रहा है? रेस्पायरेशन हो रही है।
रिस्पायरेशन हो रहा है तो वहाँ क्या निकलेगा, CO2। तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, CO2 का। किसका कम होगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कहाँ जाए, ऑक्सीजन का जब कम है तो ब्लड से ऑक्सीजन किधर जाएगी, सेल की तरफ जाएगी। ये सेल है। CO2 ब्लड में आएगी। ये एक्सचेंज ऑफ गैस है, गैसों का विनिमय विसरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो हेनरी लॉ से चलता है। अब गैस अंदर जाएगा कैसे, CO2 को लेके जाएगा कौन, कैसे जाएगा, ब्लड में घुल के जाएगा, ब्लड में मिल के जाएगा, किसी जो है RBC से, WBC से, किससे मिल के जाएगा, कैसे जाएगा। O2 पहुंचता है जब ब्लड में, ब्लड में क्या है, RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्तवाहिक कणिकाएं हैं। RBC में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है, संरचना इसमें सेंट्रल पे Fe होता है, फेरस होता है। इससे ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ा होता है। और क्या होता है, इससे क्या जुड़ा होता है, आयरन पोरफायरिन जुड़ा होता है, आयरन पोरफायरिन जुड़ा होता है। अब जो O2 आई है यार, जो है ब्लड में, अब वो हीमोग्लोबिन से अटैच होगी। ये हीमोग्लोबिन है, ये O2 है, बनाएगी क्या, HbO2। इसी फॉर्म में इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म के रूप में ही कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। यहाँ क्या होगा, कोशिका में पहुंची, वहां हट गई, ऑक्सीजन अलग, हीमोग्लोबिन अलग। ऑक्सीजन चला गया सेल के पास, तो ऑक्सीजन का यूज होगा सेल में। हीमोग्लोबिन क्या करेगी, वहां से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ बाइंड करेगी और वापस आएगी। ऑक्सीजन जो होता है सेल तक पहुंचा, वहां रिस्पायरेशन हुई, CO2 बना, CO2 वापस आएगा। हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन वायलेट कलर का होता है, बैगनी। विथ ऑक्सीजन के साथ में रेड कलर का होता है। आइए देखते हैं रिस्पायरेशन के प्रकार कैसे, रिस्पायरेशन होता कैसे है। एक होता है ऑक्सी रिस्पायरेशन, एक होता है एनॉक्सी।
ऑक्सी रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हो रहा है तो ऑक्सी है, विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है तो एनॉक्सी है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, जीवद्रव्य में। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ जो रूप होगा वो क्रेब्स साइकिल कहा जाएगा, क्रेब्स साइकिल। यहाँ जो होगा उसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाएगा। पहले देखते हैं एनॉक्सी रिस्पायरेशन क्या होता है। एनॉक्सी रिस्पायरेशन क्या होता है? अब शरीर को ऊर्जा कहाँ से आएगी? शरीर को ऊर्जा चाहिए, उसके लिए भोजन करना पड़ेगा। भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें ग्लूकोज होता है। जब ग्लूकोज टूटता है बिना ऑक्सीजन के, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के, तो किसमें टूटता है? पायरुविक एसिड में। तो ऊर्जा भी निकलती है, इसमें 4 ओटीपी निकलता है, 2 एटीपी, 2 एटीपी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में यूज हो जाती है। 2 एटीपी नेट बचती है, नेट प्रोडक्शन इतना होता है। ये हुई, इसी प्रक्रिया को पूरा ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? पायरुविक एसिड एंट्री करेगा क्रेब्स साइकिल में। पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा। ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस रूप में पायरुविक एसिड जाएगा? इसके साथ क्या कोई एंजाइम मिलेगी या कुछ ऐसे होगा? क्या होगा? पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जब एंट्री करेगी, इसे एक कोई एंजाइम मिलेगा, कोई एंजाइम मिलेगा। इससे मिलने के बाद पायरुविक एसिड प्लस कोई एंजाइम, ये जब मिलेंगे तो क्या कहा जाएगा? इसको जो है एसिटल कोएंजाइम, एसिटल कोएंजाइम। अब एसिटल कोएंजाइम किस में बदलेगा? ये बदलेगा साइट्रिक एसिड में। फिर इसी का ऑक्सीडेशन होगा,
ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा कितनी क्या होगा, ऊर्जा किस रूप में, एटीपी रूप में। एटीपी को एनर्जी बंडल ऑफ बॉडी कहा जाता है। इसी की जरूरत है शरीर को चलाने के लिए, एटीपी की ही जरूरत है, वही निकल रही है एटीपी। टोटल कितनी एटीपी निकलती है, 38 एटीपी। जो शुद्ध एटीपी निकल के आती है वो 38 एटीपी निकल के आती है। मतलब एक ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एनाक्सी रिस्पायरेशन मोस्टली ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर में होता है कुछ में, जैसे ग्लाइकोलिसिस अनाक्सी श्वसन के रूप में बॉडी में होता है। अब रिस्पायरेशन हो गया तो CO2 का प्रोडक्शन होगा। रिस्पायरेशन हुआ है तो क्या प्रोडक्शन होगा, CO2 का। अब CO2 सेल से बाहर कैसे जाएगी, बाहर जो है, इसके 3 माध्यम हो सकते हैं। एक तो ये कार्बा हीमोग्लोबिन के रूप में, दूसरा बाइकार्बोनेट के रूप में बाहर जाएगी। कैसे, मान लीजिए ब्लड में HB है, अब इससे CO2 बंधेगा तो बनाएगा क्या, HbCO2। HbCO2 को क्या कहा जाता है, कार्बा हीमोग्लोबिन। जैसे HB से एक तत्व, एक गैस और होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर HB से ये मिलती है तो क्या बनाएगी, HbCO। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये जहरीला होता है, टॉक्सिक, जहरीला। तो जहरीला होता है तो ये करेगा क्या, ये हीमोग्लोबिन की जो O2 से बाइंडिंग क्षमता है, बंधने की क्षमता है,
इसको कम कर देगी। जब कम कर देगी तो O2 सप्लाई कम होगा। O2 सप्लाई कम होगा तो ऊर्जा का उतना निर्माण नहीं होगा। जब ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो बॉडी डेड हो जाएगी। ठंडियों में अक्सर अंगीठी जला के लोग सो जाते हैं। जब लकड़ी जलती है तो उसमें CO2 निकलता है, और अगर कहीं से वेंटिलेशन प्रक्रिया नहीं है तो उसको लेते लेते धीरे धीरे उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि जो उसमें सोया रहता है उसकी डेथ हो जाती है। कारण यही है कि O2 की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है Hb के साथ, उसको कम कर देती है, इसलिए ये जहरीली होती है। अब बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे आएगा? इससे इस मामले में सिर्फ 10 से 20% CO2 बाहर आती है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ज़्यादातर 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में आती है। आइए देखते हैं कि बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे आती है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आया मिश्रण होके, ब्लड में क्या है? पानी है। ये बनाएगा क्या? कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। ये चीज कार्बोनिक अम्ल। अब कार्बोनिक अम्ल ब्लड में सोडियम और पोटेशियम मौजूद है। अब इससे मिलके क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, हो गया ये कार्बोनेट का आयन। ये सोडियम से और पोटेशियम से मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। के फॉर्म में आ जाएगा। यहां से इसका ट्रांसपोर्ट होगा। इस तरीके से CO2 सेल से लेके बाहर आती है, सेल से निकलकर लंग्स में कुछ एयर हमेशा बनी रहती है, जिसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। या फारसी। ये होता कितना है? 1500 ml। ये फेफड़े में हमेशा इतनी गैस रहती है, इतनी वायु रहती है कि प्रक्रिया ठीक रूप से चलती रहे, O2 और CO2 का आना जाना लगा रहे, बाधित ना हो। अब हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे श्वसन होता है, कैसे विसरण होता है, और श्वसन होने के बाद जो CO2 निकलती है वो कैसे बाहर आती है,
किस रूप में आती है। बाइकार्बोनेट जो आता है वो प्लाज्मा के रूप में आता है, प्लाज्मा में घुल के बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा में तो आप ऐसे देख सकते हैं कि CO2 20 से 30% Hb से और 70% प्लाज्मा से होता है। आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।